नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। बाघों में बहार है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 को प्रधानमंत्री ने आज रिलीज करा। भारत में बाघों की बढ़ती संख्या को दिखाती है ये रिपोर्ट, जो इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अन्य देशों की तुलना में बाघ संरक्षण पर काफी मेहनत की है। यह आंकड़ा विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन को भी दिखाता है। बाघ संरक्षण से जुड़े जो प्रयास हैं उनका और विस्तार होना चाहिए। तो ऐसे मौके पर उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों पर भी होगी चर्चा आज न्यूज नाइट में। साथ ही देखेंगे कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार ने बहुमत किया साबित, आगे का सफर कैसा रहेगा। आजम खान ने अपनी अभद्र टिप्पणी के लिए सांसद रमा देवी से माफी तो मांगी, पर हालांकि रमा देवी इससे संतुष्ट नहीं हुई। खबरें होगी देश और विदेश की भी, खेल जगत से भी। लेकिन आइए, 8 बज चुके हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बाघों के संरक्षण में देश ने लहराया नया परचम। करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया भर में बाघों के लिए सबसे बड़ा और सुरक्षित पर्यावरण बना भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की बाघ आंकलन रिपोर्ट 2018, कहा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना जरूरी। वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनूठा प्रयास। डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आएंगे पीएम मोदी। 12 अगस्त को होगा कार्यक्रम का प्रसारण। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हासिल किया बहुमत, ध्वनिमत से जीता विश्वास प्रस्ताव। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने दिया इस्तीफा। 3 विधायकों ने उन्हें अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता की सड़क दुर्घटना के मामले में यूपी पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई समेत कई अन्य के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। पीड़िता ने विधायक सेंगर पर ही लगाया है बलात्कार का आरोप। राज्य सरकार ने कहा, अगर पीड़िता का परिवार मांग करे तो सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने लोकसभा में मांगी माफी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को भविष्य में अपनी भाषा और सदन की मर्यादा के प्रति सावधान रहने की दी नसीहत। पॉन्जी योजनाओं पर रोक लगाने से जुड़े अहम बिल को संसद की मंजूरी। आज राज्यसभा ने भी दी हरी झंडी। मेडिकल शिक्षा में अहम बदलाव से जुड़ा विधेयक लोकसभा से पारित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस विधेयक से ऐतिहासिक सुधारों की होगी शुरुआत। देश भर में बांधों की सुरक्षा से जुड़ा बिल भी लोकसभा में पेश। अब सूर्यास्त के बाद भी स्मारकों का नजारा ले सकेंगे पर्यटक। रात 9 बजे तक लोगों के प्रवेश की योजना प्रयोग के रूप में 10 स्मारकों में लागू। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरे और सफदरजंग मकबरा भी शामिल। योजना सफल होने पर अन्य स्मारकों और विरासत स्थलों में भी होगी शुरुआत। बेनिन यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की अपने समकक्ष से द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के बीच टेलीमेडिसिन क्षेत्र में सहयोग समेत 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर। राष्ट्रपति कोविंद ने बेनिन को $100 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की। बेनिन के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित। 3 अगस्त से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम आज देर रात होगी रवाना। वेस्टइंडीज दौरे की 3 T20 मैचों की सीरीज से होगी शुरुआत। कप्तान विराट कोहली ने कहा, विश्व कप की हार को भुलाकर इस दौरे से वापसी करेगी भारतीय टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बड़े पर्यावास क्षेत्रों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या 2014 की 1400 से बढ़कर 2019 में 2977 हो गई है। सभी लोगों से यही कहूंगा कि जो कहानी एक था टाइगर के साथ शुरू होकर टाइगर जिंदा है तक पहुंची है,
वो वहीं न रुके। केवल टाइगर जिंदा है इससे काम नहीं चलेगा। और कभी पहले सिनेमा वाले गाते थे बागों में बहार है, अब सुप्रियो जी गाएंगे बागों में बहार है। वन्य जीव इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं और पर्यावरण को एक संतुलित आकार दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की। भारत में वन्य जीवों की स्थिति और पर्यावरण संतुलन को लेकर खुशी जताते हुए पीएम ने कहा कि भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया के सबसे बड़े और सुरक्षित पारिस्थितिकियों में से एक है और ये संकल्प से सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। 9 long years ago, it was decided in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. This is one of the finest example of संकल्प से सिद्धि। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है। उन्होंने कहा कि आज मिलकर रहने की जरूरत है, न कि अलग रहने की। पीएम मोदी ने कहा कि अगर वन्य जीवों की रक्षा करते हुए उनके संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए तो देश का आर्थिक और पर्यावरण का विकास दोनों ही मुमकिन है। इससे देश और सशक्त बनेगा। पीएम ने कहा कि साल 2014 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी साल 2014 के 43 से बढ़कर अब 100 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही जलवायु संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संकल्पों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए भारत आज दुनिया के तमाम देशों के बीच फ्रंट रनर के तौर पर उभर कर आया है। उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तय समय सीमा से पहले ही अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर हम चाहें तो वन्य जीवों के साथ पृथ्वी पर एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि इंसानों के लिए जगह बने और वन्य जीवों का दायरा भी बढ़े, और गिर के जंगलों में वन्य जीवों की बढ़ती संख्या इसका बेहतरीन उदाहरण है। सह अस्तित्व को भी स्वीकारना होगा और सह यात्रा के महत्व को भी समझना होगा। कन्वर्सेशन अबाउट कंजर्वेशन, वी हैव टू बी बोथ स्मार्ट एंड सेंसिटिव and create a healthy balance of environmental sustainability and economic growth. वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाघ परियोजना की कामयाबी के लिए देश की सांस्कृतिक परंपरा को श्रेय दिया। 4 साल पहले मैंने जब आंकड़ा लिखा था बोर्ड पर 2226, तब लोगों को बहुत अच्छा लगा था कि भारत आगे बढ़ रहा है। कारण है कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का धरोहर की हिस्सा है कि हम प्राणियों को भी चराचर सृष्टि का हिस्सा मानते, उनको सगे सोयरे मानते हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है हमारे जीवन का। सारी वनस्पति और सारी प्राणी सृष्टि भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बेहतरीन प्रबंधन और निर्धारण के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए। Population of tigers can be maintained in future also and for the decades to come and centuries to come, and tiger will remain as an elegant animal which is an indicator of healthy forest ecosystem. पीएम मोदी ने कहा कि केवल टाइगर जिंदा है से काम नहीं चलेगा, बाघों के संरक्षण की कोशिशों में और तेजी आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनूठा प्रयास जल्द ही लोगों के सामने होगा। पीएम मोदी डिस्कवरी चैनल के लोकप्रिय प्रोग्राम मैन वर्सेस वाइल्ड पर जल्द ही नजर आएंगे। एक जाबाज जो दे जंगल के नियमों को चुनौती, जुड़ रहा है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री से। वेलकम टू इंडिया।
देखिए भारतीय इतिहास में पहली बार एक अनोखा अनदेखा मिलाप। मैं आपके लिए इसको मेरे पास रखूंगा। दो अविश्वसनीय शेर दिल, एक ऐतिहासिक सफर। You are the most important man in India. My job is to keep you alive. मैन वर्सेस वाइल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत में बाघों के आकलन पर जो रिपोर्ट आई है उसने कुछ बातें बहुत साफ की जो भारत के पक्ष में आती हैं। भारत ने दुनिया में एक मिसाल पेश की है। विकास और पर्यावरण किस तरह से दोनों साथ साथ चल सकता है और साथ ही साथ चलने के साथ वन्य जीवों के लिए कितना सुरक्षित वातावरण पर्यावरण भारत मुहैया करा सकता है, ये बताती है ये रिपोर्ट। भारत में आई बाघों में बहार, यही रहा आज जब प्रधानमंत्री ने इस रिपोर्ट का इस आंकलन का एक तरह से विमोचन किया। इस विमोचन में जो बातें सामने आई हैं, बाघों का अखिल भारतीय अनुमान 2018, इससे पहले 3 बार सर्वे किया जा चुका है। इस बार के सर्वे में क्या चीजें मुख्य रहीं वो हम आपको दिखाते हैं। इस बार के आकलन में जो बड़ी बातें रही हैं उनमें साफ ये दिखाई देता है कि भारत में 2967 बाघ हैं इस समय। ये यानी कि पिछले सर्वे की तुलना में करीब 3000 बाघों के साथ भारत सबसे बड़ा और सुरक्षित प्राकृतिक वास मतलब एक तरह से स्थापित हुआ है। 2014 में देश में कुल 2226 बाघ थे, यानी कि तकरीबन 400 से ज्यादा बाघों की तुलना बढ़ी है 2014 के मुकाबले। इनकी संख्या में माफ करिएगा 741 की बढ़ोतरी हुई है। तो 700 से ज्यादा बाघों की बढ़ोतरी हुई है। देश में बाघों की आबादी के लिए 3 सर्वे अब से इससे पहले हो चुके हैं। उन सर्वों में कमोबेश बढ़ोतरी देखी जा रही थी। पहला सर्वे 2006 में हुआ था, दूसरा 2010 में और तीसरा 2014 में हुआ था। और 2014 के बाद हर साल 4 साल पे ये सर्वे होता है। 2018 में हुआ जिसकी रिपोर्ट आज जारी हुई। देश में बाघों की पूरी आबादी में से 60% बाघ 5 राज्यों में हैं देश के। और इन 5 राज्यों में क्या संख्या है, कौन से राज्य अव्वल हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अव्वल एक तरह से पहला स्थान दर्ज किया है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, यहां 524 बाघ हैं। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है 442 बाघ के साथ। और ये पिछले 4-5 साल के जो प्रयास किए गए हैं, चौथा स्थान महाराष्ट्र का है 312 बाघ। 5वें स्थान पर तमिलनाडु है 264 बाघ के साथ। यानी कि ये 5 राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, सुरक्षित हैं और लगातार उनके संरक्षण पर काम भी हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि किस तरह से बाघों की आबादी की गणना होती है, क्योंकि इस गणना में भी एक लंबा परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में। 70% दुनिया के बाघों का घर है भारत। इसीलिए भारत आज मिसाल भी है दुनिया के सामने कि किस तरह से विकास और पर्यावरण की यात्रा साथ साथ एक संतुलन के साथ चल सकती है। देश में करीब 3,81,000 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में हुआ है ये सर्वे। ये बेहद वृहद बड़ा सर्वे है। 5,33,000 किलोमीटर पैदल चले हैं वन विभाग के कर्मचारी इस सर्वे को अंजाम देने के लिए। सबने बड़ी मेहनत की है। 3,17,000 पर्यावास से बाघों का मल जमा किया गया है। गणना को किस तरह से किया गया है, उसकी तकनीकी पहलू क्या है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन 141 स्थानों पर 26,838 कैमरा ट्रैप लगाए गए जिनसे उनकी तस्वीरें ली गई हैं। और इसमें भी इन कैमरों में 3,48,000 फोटोग्राफ लिए गए, तस्वीरें ली गई हैं ये बाघों की, जिसके बाद इस गणना को अंजाम दिया गया। सर्वे को पूरा करने में करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। एक लंबी कवायद थी वन विभाग के कर्मचारियों की, साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे है ये सर्वे कई सवाल भी लेके आया है। उन चुनौतियों पे भी नजर डालने की जरूरत है जो आने वाले समय में होगी। उपलब्धियों की भी बात करेंगे और आगे का सफर कैसा रहेगा भारत के लिए, क्योंकि 2022 का जो टारगेट रखा था उसको भारत ने काफी हद तक हासिल कर लिया है 2018 में। तो आगे की यात्रा वन्य जीवों के लिए, बाघों के लिए और पर्यावरण और विकास के लिए भारत की कैसे रहेगी, इस पे विस्तार से करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं न्यूज नाइट पे। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा।
वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं फर्स्ट, जो आपके बच्चे को कर देते हैं फर्स्ट। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। अरे ये तो मेरी गर्भ निरोधक गोली है। तुझे पता भी है इनके बारे में? पता है दीदी, गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है गोली। मैंने ही बताया था। मेरा आइडिया है दीदी। याद करो उस दिन जब हम आइसक्रीम खा रहे थे तो मैंने कहा था नए जमाने की गोलियां सबसे भरोसेमंद और असरदार है। बोला था कि नहीं? तुम लोगों ने मिलकर इतनी बातें कर ही ली हैं तो मेरे बताने के लिए बचा ही क्या? नए जमाने की गर्भ निरोधक गोली, इसकी सच्चाई को जानेंगे तो आप भी करोड़ों खुश परिवारों की तरह इसे ही मानेंगे। फैसला लिया है एक साथ। जी आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से आज बागों के आंकलन की रिपोर्ट आई है, उसने एक तरह से एक उत्साह भी पैदा किया है भारत में, क्योंकि एक लंबे प्रयास जो लगातार किए जा रहे थे भारत में, तमाम इस तरह के प्रयास किए गए, नीतियों के तहत भी किए गए और उनका एक अंजाम है कि आज बागों की संख्या जो 2022 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो तय की गई थी टाइगर समिट में, उसके काफ़ी नज़दीक हमें एक तरह से कहा जा सकता है। तो काफ़ी समय पहले से ही ये हमने अपनी कोशिश को पूरा किया है। आज हमारा विशेष भी इसी पे है, विकास और पर्यावरण में स्वस्थ संतुलन। विकास और पर्यावरण के बीच स्वस्थ संतुलन का ही नतीजा है जो ये आंकड़े सामने आए हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कमर कुरैशी साहब हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हैं, बहुत बहुत स्वागत है कमर साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर YV झाला साहब हैं, वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट हैं। झाला साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कमर साहब आपसे अगर शुरू करें, 2022 का आंकड़ा था, आज जो एक तरह से जो आंकड़े आए हैं सामने, कितने संतुष्ट आप दिखाई देते हैं? उस सफर को तय करता कितना भारत दिखाई दे रहा है? काफ़ी संतुष्ट हैं हम और हमारी टीम। इसकी एनालिसिस से पहले ये नहीं मालूम था कि इतना आंकड़ा बढ़ेगा और इस बार जैसा कि आपने पहले भी बताया, काफ़ी कैमरा ट्रैप इस्तेमाल हुए इस पूरी योजना में और काफ़ी लोगों ने मेहनत की इस काम को अंजाम देने में। सो आंकड़े बहुत अच्छे हैं जो प्राप्त हुए। झाला साहब, 2014 के जो आंकड़े थे उससे आज की जब हम तुलना करते हैं तो आपको क्या लगता है वो कौन से प्रयास रहे हैं लगातार पिछले 4 साल के या उससे पहले भी अगर हम बात करें, जिन्होंने हमें आज एक तरह से पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पर भारत दिखाई देता है, जहां ये पता चलता है कि बाघों के लिए भारत का पर्यावरण, वन, सब कुछ बहुत सुरक्षित है, संतुलित है विकास और पर्यावरण? ऋतु जी, ऐसा था कि 2006 में जब सरिस्का में टाइगर्स एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद में पन्ना में भी एक्सटिंक्ट हुए, तब भारत में टाइगर टास्क फोर्स की गणना हुई और उन्होंने साइंटिफिक पद्धति से टाइगर की गणना शुरू करवाई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन का जन्म हुआ। तो सब साथ मिलके साइंटिफिक पद्धति से हमने बाघों की गणना शुरू कर दी। तब से जब पता चला कि हमारे देश में करीबन 1400 ही टाइगर बचे हैं तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में और पिछले 5 साल में इसको अंजाम दिया गया है, इन द सेंस के जो हमारे पॉलिसीज़ हैं और जो इन्वेस्टमेंट हैं कंजर्वेशन में काफ़ी बढ़ गए हैं। विलेज रिलोकेशन, इंसेंटिवाइज्ड वॉलंटरी विलेज रिलोकेशन का जो कार्यक्रम है NTCA के द्वारा जो होता है, उस वजह से बाघों के लिए जंगलों में जगह बन गई। आबादी के साथ में बाघ नहीं जी सकते, उनको जंगल चाहिए जो मनुष्य से विलुप्त हो, अंदर इनवायलेट स्पेसेस चाहिए, तो उसको हम सोर्स पॉपुलेशंस मानते हैं। जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसके अंदर लोग जो रहते हैं उनको भी काफ़ी समस्या होती हैं, क्योंकि उनके जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उसको जानवर खा जाते हैं वगैरह, तो उनको अगर आप
बाहर ले जाएं और काफ़ी इंसेंटिव देके, तो उनके लिए स्कूल हैं, एजुकेशन है, रास्ते हैं, बिजली है, मॉडर्न एमिनिटीज़ भी मिल जाती हैं और जंगल में बायोडाइवर्सिटी के लिए जगह मिल जाती हैं। तो ये जो कार्यक्रम हुआ है उसके माध्यम से मेरे हिसाब से तो उसके दैट वाज द मेन थिंग जो बाघों की इतनी संख्या बढ़ा रही है हिंदुस्तान में। अब कुरैशी साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगातार बात कर रहा है, न्यू इंडिया की बात कर रहा है, ऐसे में इन दोनों चीजों को साथ लेके चलने के लिए वो कौन से एहतियाती कदम हैं जिन पर आगे भी काम करने की लगातार जरूरत है? क्योंकि ठीक है, एक आंकड़ा, एक सफर हमने तय करा है, इसको आगे भी जारी रखना होगा। आंकड़े एक चीज़ है, लेकिन जैसा आपने रितु जी बहुत सही सवाल पूछा कि हम डेवलपमेंट और पर्यावरण को कैसे साथ लेके चल सकते हैं, और भारत में ही और दुनिया भर में ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जहाँ पर हमें सही इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, अगर जैसे मान लीजिए रोड बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं, तो उसके लिए तरीके अवेलेबल हैं कि हम ऐसे पुल बनाएं जो जंगली जानवर इस्तेमाल कर सकें, और बहुत सी ग्रीन टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ये मैं मानता हूँ कि अगर हम पर्यावरण और डेवलपमेंट दोनों को लेके चलना चाहेंगे तो ये मुनासिब है, ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी और लोगों के मन की ज़रूरत होगी कि वो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। झाला साहब, 73,000 हेक्टेयर में फैले पीलीभीत के जंगलों को 2014 जून में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और जिसके एक तरह से अच्छे नतीजे भी सामने आए। तो इस तरह के और कौन से कदम हैं कि आने वाले समय में उठाने की ज़रूरत है? जैसे आप देखें कि हमने जब शुरुआत की थी 1973 में, तो हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व्स थे, अभी हमारे पास 50 हैं। तो संख्या बढ़ी है, जंगल का प्रोटेक्शन बढ़ गया है, तो इस माध्यम तो काफ़ी मुनासिब रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। और टाइगर जो है वो अम्ब्रेला स्पीशीज़ हैं, तो जब एपेक्स होता है फूड चेन के ऊपर, जब लार्ज कार्निवोर बच जाता है, तो पूरा उसके नीचे के जो विस्तार में बायोडाइवर्सिटी होती है वो सब छत्र छाया में पलते हैं। तो टाइगर एक स्पीशीज़ कंजर्वेशन का ध्येय नहीं है, बट पूरी बायोडाइवर्सिटी का माध्यम बन जाता है। तो इस वजह से आपकी बायोसिक्योरिटी, लाइवलीहुड इश्यूज़ हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज हैं और वाटर सिक्योरिटी, ये तीनों को आप सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि आपके जो जंगल हैं वही तो आपके पानी के स्रोत हैं। बिल्कुल। तो झाला साहब, आपका कहने का मतलब है कि बाघों का संरक्षण का मतलब है जीवन का संरक्षण। एक तरह से जीवन को किस तरह से आप बचा रहे हैं, बाघों की अगर संख्या को आप बरकरार रखते हैं, ज्यादा करते हैं, बचाते हैं। हम चाहेंगे कि आप एक बार बड़े ही साधारण तरीके से, क्योंकि आम लोगों को एक बार को ये हो सकता है ये लगे कि बाघों की जनगणना पे क्यों या उनके आंकलन पे क्यों इतना जोर है, तो ये उसके उस रिश्ते, उस संबंध को समझ पाए कि कैसे उनके अपने जीवन के लिए भी इनका बचना और इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। मैडम, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स है हमारे प्लैनेट की, उसका इंडिकेटर बाघ है। अगर बाघ हैं तो हमारी सिस्टम सब बराबर चल रही है। तो बाघों का आंकलन करने से हमें पता चलता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कॉन्जर्वेशन में और जो डेवलपमेंट कर लें, उसमें संतुलन कितना है। जब तक बाघ सुरक्षित हैं तब तक हम मान सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का पद्धति है और हमारे जो कॉन्जर्वेशन में हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे आर ऑन द राइट पाथ। जो हमारी पॉलिसीज़, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसलिए उनका आंकलन करना और उसका मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक बन जाता है। कुरैशी साहब, मानव और बाघ संघर्ष जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा है। उसको संतुलन, उस पे एक तरह से कहें कि उसको रोकने के लिए, उसको समझने के लिए कि इंसान इस बात को समझे, उस पे कानून के ही तहत नहीं सिर्फ जोर डाला जाए, लेकिन इसकी बारीकियों को, इसके एक तरह से साइंटिफिक पहलू को भी समझ सके, उसके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत लगती है? ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने पूछा कि मानव और बाघ क्या साथ रह सकते हैं, साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से बाघ की संख्या बढ़ी है, उसके साथ चुनौतियां भी बहुत बढ़ी हैं, और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी कोशिश करनी होगी। और भारत में काफ़ी वन अभी भी है जहाँ पर बाघ नहीं है, तो बाघों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन
हमें कोशिश करनी है सरकार को और वन विभाग को कि किस तरह से वो जंगल जहाँ बाघ अभी नहीं है उनको बेहतर बनाया जा सके, तो जो बाघों की बढ़ती हुई जनसंख्या उसमें समा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो अभी जनसंख्या बढ़ी है और जैसा आप न्यूज़ में सुनते हैं, समाचारों में, कि कई जगह पर बाघों के और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है और वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कदम उठाना अभी से ही बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम अभी से कदम उठाना नहीं शुरू करेंगे तो हो सकता है देर हो जाए। तो ये सही समय है कि हम इसको ठीक से सोचें, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी हमारे पास कई वन हैं, जगह है, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ अगर उनको बेहतर बनाया जाएगा, वक्त लगेगा, तो इन बाघों को का संरक्षण बेहतर होगा और जो अभी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है और ये बढ़ने की जो इम्कानात हैं हो सकता है वो जो गुंजाइश आपको लगती है कि ये बढ़ सकता है जी, उसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है। झाला साहब, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमारी नीति में, अर्थशास्त्र में हमें संरक्षण के बारे में संवाद को बदलना होगा। क्या मतलब, किस तरह से इसको बदला जाएगा? अब सबसे ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो पॉलिटिकल विल तो बिल्कुल माफिफ है, और जब पॉलिटिकल विल है तो पब्लिक के माध्यम से ही होगा। तो ये परिवर्तन हमारे मानसिक रूप से आना चाहिए और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हम थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा ही, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है और हमने डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं कि हम ये बना सकते हैं। हमें प्लानिंग स्टेज से ही इसको हमारी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ले आना चाहिए कि हमारे ऑल स्ट्रक्चर्स जो बनेंगे वो ग्रीन होंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बनती हैं उसके ऊपर हम बर्ड डाइवर्टर्स डालें, जो रास्ते बन रहे हैं उसके हम एनिमल पैसेजवेज डालें, कैनाल के नीचे हम हाथी निकल जाए ऐसी सुविधाएं रखें। तो अगर ये हम अभी से प्लानिंग करेंगे तो हमारे बजट के अंदर ये सब आ जाएगा और हमें जब बनाना पड़े तब हमें कष्ट नहीं होगा। तो ये प्लानिंग स्टेज से ही उनका इनकॉर्पोरेशन हमारे पॉलिसी में होना चाहिए और डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों हाथ मिला के साथ साथ चल सकते हैं। कुरैशी साहब, क्या आपको लगता है कि जब देश का मुखिया नेतृत्व अगर इन तमाम चीज़ों के प्रति अपनी संजीदगी या संवेदनशीलता व्यक्त करता है, उसका एक असर पड़ता है पूरे सिस्टम पर, पूरी व्यवस्था पर नीचे तक, और शायद वही एक असर है जो दिखाई दिया है ये पिछले 4 साल का ये जो बदलाव है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर पॉलिटिकल विल है और उसी की वजह से जो हमें सक्सेस मिली है वो इसका नतीजा है कि पॉलिटिकल विल की वजह से। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज बताया कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम डेवलपमेंट और पर्यावरण को कैसे साथ लेके चलेंगे, उन्होंने उस बात को बड़ा साफ साफ कहा और बड़ी हर्ष की बात है और उम्मीद है कि हम बेहतर करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र में। झाला साहब, आपको लगता है कि इसने भी एक बड़ा बदलाव का कारण दिखाई देता है पूरी तस्वीर में? मैडम, जो हमने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर जो मैनेजमेंट हो रही है, पोचिंग कम हो गया है, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो थी चाइना में, जो जब वहाँ पर डिमांड है वो डिमांड हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ से क्योंकि पोचिंग कम हो रही है, दैट इटसेल्फ शो कर रहा है कि हमने काफ़ी कुछ पा लिया है और हम सही रास्ते पे हैं। क्योंकि बाघों अपने आप तो बढ़ते नहीं है, पहले संख्या क्यों कम हुई थी? क्योंकि पोचिंग के माध्यम से कम हुई थी। अगर पोचिंग कंट्रोल में है तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी कंट्रोल में है, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या कानूनों को सख्त किया गया है या फिर इसके और पहलू हैं जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? कानून तो हमारे यहाँ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन जो करना होता है वो अभी स्ट्रिक्ट हुआ है। क्रियान्वयन पे इसका मतलब कि ज्यादा जोर दिया गया है? बिल्कुल मैडम, जो पेट्रोलिंग है फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट गार्ड्स के माध्यम से हमारे पास STF लगे हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, एक्स आर्मी मैन को लगाए हैं फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके माध्यम से पोचिंग काफ़ी कम हो गया। ऐसा नहीं है कि पोचिंग नहीं है, जब तक मार्केट में डिमांड है तब तक पोचिंग तो होगा, परंतु इसको आप अगर कंट्रोल में रखें तो आबादी बढ़ती रहेगी बाघों की और दूसरे जानवरों की, जैसे कि हमारे गेंडे हैं, उसके सींग के लिए भी बहुत ही खतरनाक तरीके से उनको मारा जाता है। तो ये सब कंट्रोल में है, क्योंकि आप अफ्रीका में देखें तो उनके वहाँ पर तो हेलीकॉप्टर से भी शिकार होता है गेंडों का, यहाँ पर हमारे वहाँ बहुत कंट्रोल में है। तो ये बहुत ही भारत की हमारी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके पीठ पे हमें थापा कर बनाना चाहिए कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब।
झाला साहब और कुरैशी साहब, अंत में आप दोनों से ही, क्या वो एहतियात है जो आने वाले समय में सिस्टम में करने की अब जरूरत है, नीति के लिहाज से भी और विकास और पर्यावरण के लिहाज से भी? नीतियों में किस तरह की बदलाव की अब जरूरत आपको लगती है आगे के सफर के लिए? मेरा ये मानना है कि नीतियों में जो बदलाव है उसमें, जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे, कि प्लानिंग स्टेज पर ही डेवलपमेंट जो हो उसमें पर्यावरण के बचाव की बातें और उनमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो साथ शुरू में लेके चलें तो बेहतर होगा। एक तो जल्दी डेवलपमेंट भी नहीं रुकेगा और पर्यावरण को ही फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सी स्कीम्स इसलिए रुक जाती हैं कि वो सही पर्यावरण के लिए नुकसानदायी होती हैं और उनको करने से पर्यावरण को नुकसान होगा, ना करने से इकोनॉमिक नुकसान होता है। तो वो सही वक्त पे करने से दोनों को फ़ायदा होगा। झाला साहब, लास्ट कमेंट आप। जी मैडम, इसमें ऐसा है कि जो बाघों की सोर्स पॉपुलेशन होते हैं, जहाँ पर कि जो उसकी आबादी बढ़ती है, जहाँ पैदा ज़्यादा होते हैं और मृत्यु कम होते हैं, उसको सोर्स कहते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी हैं, परंतु ये जो सोर्स पॉपुलेशन है उसके बीच में बाघों की मूवमेंट होनी चाहिए जेनेटिक एक्सचेंज के लिए, तभी बाघ लॉन्ग टर्म पे बचे जाएंगे। तो ये जब मूवमेंट होती है उसको कॉरिडोर्स कहते हैं, और ये कॉरिडोर्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर है, जंगल के विस्तार हैं या एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, और हमारा जो रास्ते हैं, कैनाल्स हैं, पावर लाइंस हैं, ये सब ये कॉरिडोर्स को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती हैं। तो जब ये कॉरिडोर्स को काटती हैं उस एरियाज़ में हमें इनको मिटिगेट करना होगा, और वो मिटिगेशन प्रोसेस जैसे कुरैशी साहब ने बताया वो अभी से अगर प्लानिंग हो जाए, क्योंकि कॉरिडोर्स तो बने हुए हैं, हमने उसका आकलन कर चुके हैं कहाँ पर है, और हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में अगर कॉन्वर्सेशन हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बताया, वैसे कॉन्वर्सेशन विभागों में एक सामंजस्य, एक संवाद हो तभी ये बन पाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इट्स बोथ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं, आसानी से हो सकता है, और जैसे बजट का प्रोविजन करना होता है तो वो करीबन 1/10 ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट के कॉस्ट के अंदर वो बन सकते हैं। तो आपका जो कहना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसने भी इस पूरी मुहिम को एक नई ताकत दी है। बहुत ही संक्षेप में झाला साहब, क्या इस बार की जिस तरह से गणना जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो भी पहले समय से एकदम बदली हुई है, उसका भी एक बड़ा रोल है? जी मैडम, इसमें जो तकनीक है अभी आधुनिक बन चुकी है। पहले हम जो बाघों की पगमार्क्स हैं या उसकी विष्ठा है उसका रिकॉर्ड हम फॉर्म के ऊपर करते थे, अभी ये सब मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर ले लिया है। तो आप डेटा जो है एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि वो जो फोटोग्राफ लेते हैं वो जियो टैग रहते हैं, यानी कि जीपीएस का इस्तेमाल करके फ़ोन अपने आप कितना आप चले हैं उसका आकलन कर लेता है, और जहाँ पर आपको बाघ की चिन्ह मिलते हैं उसका आप रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली फोटोग्राफ फ़ोन से लेके उसको आप हमारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली भेज सकते हैं। जो ह्यूमन एरर था वो बिल्कुल निकाल दिया गया है। इसकी प्रोसेसिंग डेटा करने के लिए भी बहुत जल्दी हो जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि मैडम हमें इस टाइम जो कैमराज लगे हैं उसका आकलन आप देखें तो हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अप्लाई किया है। पूरे विश्व में कहीं इतना एफर्ट के द्वारा कोई वाइल्ड लाइफ सर्वे किया नहीं गया है आज तक, और 3.5 करोड़ फोटोग्राफ्स वाइल्ड लाइफ के पाए गए हैं, उसमें 76,000 के ऊपर टाइगर के फोटोग्राफ पाए गए हैं। तो ये तो संख्या अपने आप बताती है कि ये जो गणना हुई है वो बहुत ही एक्यूरेट रही है। 83% बाघ जो हैं वो उनकी तस्वीरें हैं इस जनसंख्या की। जी हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा मुकाम भारत ने हासिल करा है बाघों के आकलन, उनकी संख्या को बचाने और बढ़ाने दोनों में ही। ये रिपोर्ट काफी उत्साहित है भारत के लिए। आने वाले समय में इसको और मजबूती से इन्हीं तमाम नीतियों पर आगे काम करने की जरूरत है, क्योंकि आज जंगलों में गूंजने लगी है बाघों की गुर्राहट। ये गुर्राहट बरकरार रहे, इसके लिए हमें और आपको सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने के लिए और चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे न्यूज नाइट में कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना?
अरे भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊँगा? फिर ठीक है, लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं और एड्रेस के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर खुद बदल सकते हैं। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। आज तू खाने में क्या लाई है? पहले तू दिखा। आज शाम को चलते हैं। हाँ हाँ पक्का। ये देख, मैं तेरे लिए भिंडी लेके पालक लाई हूँ। अरे दीदी, ये क्या आदत पाल रखी है? रोज की गर्भ निरोधक गोली? हाँ तो नहीं, मैंने सुना है कि रोज ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं। कि रोज नहाने से इंसान गल जाते हैं। और रोज रोज रोटी खाने से तू भी रोटी जैसी गोल बन जाएगी। वहम पालने से अच्छा है अच्छी आदत पालना। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद और खाई जा सकती हैं हर रोज। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। कर्नाटक का सियासी नाटक पर फिलहाल विराम लग गया है। लंबे सियासी घमासान के बाद कर्नाटक की सत्ता बदल गई। येदियुरप्पा सरकार ने आज विधानसभा में बहुमत भी हासिल कर लिया। फिलहाल सदन की कार्रवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। श्री BS येदियुरप्पा। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली 3 दिन पुरानी सरकार ने ध्वनिमत से आसानी से विश्वास प्रस्ताव जीतकर राज्य विधानसभा में सोमवार को बहुमत साबित कर दिया। विधानसभा के अध्यक्ष KR रमेश कुमार ने येदियुरप्पा के विश्वास मत जीतने के तुरंत बाद अपने इस्तीफे की घोषणा की। विश्वास मत की प्रक्रिया सदन की कार्रवाई शुरू होने के 1 घंटे के भीतर ही निपट गई। विधानसभा के 17 बागी विधायकों को अयोग्य साबित किए जाने से सदन की संख्या घटने के बाद भाजपा को आसान जीत मिलने की पूरी संभावना के चलते विपक्षी कांग्रेस और JDS ने मत विभाजन के लिए दबाव नहीं बनाया। इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस JDS शासन के दौरान प्रशासनिक तंत्र पटरी से उतर गया है और कहा कि उनकी प्राथमिकता इसे वापस पटरी पर लाना है। उन्होंने कहा कि वह प्रतिशोध की राजनीति में लिप्त नहीं होंगे क्योंकि वह भूल जाने और माफ करने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने इसमें विपक्ष के सहयोग की भी मांग की। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी बदले की राजनीति नहीं करूंगा और न ही कभी किसी पर निजी हमले करूंगा। रविवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष KR रमेश ने दल बदल कानून के तहत कांग्रेस JDS के 14 और बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। इससे पहले बीते बृहस्पतिवार को 3 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस फैसले से 2023 में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने तक ये 17 अयोग्य विधायक विधानसभा का उपचुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अगर समय से पहले विधानसभा भंग हुई तभी 2023 से पहले ये फिर से विधायक बन सकते हैं। वहीं फिलहाल भाजपा को वैसे तो कोई खतरा नहीं है, मगर उपचुनाव होने की स्थिति में उसे बहुमत बनाए रखने के लिए 17 सीटों में से कम आधी तो जीतनी होगी। मैं सदन से अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार से लड़ने और आम आदमी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें चुनावों से भ्रष्टाचार का खात्मा करना होगा। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार असंवैधानिक एवं अनैतिक है और उन्होंने इसके ज्यादा समय तक चलने पर संदेह जताया। मैं नए मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं। गठबंधन सरकार ने लोगों से किए वायदे पूरे किए जो हमने तय किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेकुलर के नेता HD कुमारस्वामी ने श्री येदियुरप्पा के इस आरोप पर कड़ी आपत्ति की कि पिछली सरकार के दौरान प्रशासन चरमरा गया था। अपनी सरकार के कार्यक्रमों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा की है। हमारी सरकार के सुशासन की भी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सदन ने विनियोग विधेयक भी पारित किया। हालांकि येदियुरप्पा सरकार जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर हरकत में आएगी। 3 हफ्ते के राजनीतिक घटनाक्रम के कारण अब सबकी निगाहें येदियुरप्पा मंत्रिमंडल विस्तार पर है। आयशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।
बात संसद की समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान ने भाजपा सांसद रमा देवी पर अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज लोकसभा में माफी मांग ली। हालांकि रमा देवी इससे संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि आजम खान ने पहली बार ऐसा नहीं बोला है, बल्कि उनकी ये आदत है। उन्होंने कहा कि सदन में आजम खान ने जो बोला उससे पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ पहुंची है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को नसीहत दी कि वे भविष्य में अपनी भाषा और सदन की मर्यादा के प्रति सावधान रहें। महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान के बाद चौतरफा आलोचना झेल रहे समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने आखिरकार माफी मांग ली। इस मुद्दे पर संसद के भीतर और बाहर आजम खान की कड़ी निंदा हो रही थी और तमाम राजनीतिक दल उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सोमवार को जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान का नाम पुकारा, जिसके बाद सपा नेता ने सदन में माफी मांगी। मेरी कोई ऐसी भावना चेयर के प्रति न थी, न हो सकती है। मैं 2 बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, 4 बार मंत्री रहा हूं, 9 बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण, मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं। भाजपा सांसद रमा देवी ने आजम खान को उनके आपत्तिजनक बयान के लिए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आजम खान को महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी करने की आदत है। इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं आजम खान की जो आदत है ये सुधारनी चाहिए। मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मैं संघर्ष करके लोगों की आवाज बनकर आई हूँ। ऐसा नहीं कि आजम खान जो मन करे वो बोल दे चेयर से। आजम खान जब माफी मांग रहे थे तो उनके कुछ शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ रहे थे, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आजम खान को अपना बयान दोहराना चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे दोबारा माफी मांगने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को शब्दों का चयन करते हुए सावधान रहना चाहिए और सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा मीडिया में अन्य माध्यम से छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किस तरीके से हम सदन की इस सभापति पीठ की, अध्यक्षीय पीठ की प्रतिष्ठा को बना सकें। पिछले हफ्ते 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाले विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी की चौतरफा आलोचना हुई थी। तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों ने आजम खान के बयान की न सिर्फ कड़ी निंदा की थी, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद में आज विधायी कामकाज को लेकर खूब प्रगति हुई। लोकसभा में बांध सुरक्षा बिल पेश किया गया। इसके साथ ही मेडिकल कमीशन बिल चर्चा के बाद पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में पॉन्जी योजनाओं पर रोकथाम से जुड़ा बिल पारित किया गया। पॉन्जी योजनाओं पर रोक लगाने से जुड़े अहम बिल के राज्यसभा से पारित करने के साथ ही संसद से उसे मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में सोमवार को चर्चा के बाद इस बिल को पारित किया गया। इस बिल का मकसद पॉन्जी कंपनियों और ज्यादा रिटर्न का लालच देने वाली ऐसी निवेश योजनाओं पर नकेल लगाना है जिनमें जनता की गाढ़ी कमाई डूब जाती है। इस बिल के जरिए पॉन्जी निवेश योजनाओं पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है। ये बिल गरीब के लिए है, उन भोले भाले लोगों के लिए है जिनको गुमराह और भ्रमित करके जिनकी गाढ़ी कमाई को खाने का साधन इन योजनाओं पॉन्जी स्कीम्स के माध्यम से बनाया जाता था। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि उस गरीब की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए लोकसभा में भी आम सहमति से इस बिल को पास किया गया, सभी अमेंडमेंट्स को विड्रॉ किया गया और राज्यसभा में भी एक ध्वनि के साथ जिस तरह से सबने बिल के पक्ष में बात कही है, मुझे लगता है गरीबों के हित में एक बहुत बड़ी बात, एक शुरुआत की। इधर लोकसभा में मेडिकल शिक्षा में अहम बदलाव से जुड़े बिल को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में 63 साल पुराने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटाकर उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉमन टेस्ट को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का नाम नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी नेक्स्ट रखा जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही डॉक्टरों को मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलेगा।
इसके साथ साथ विदेश से पढ़कर आए छात्रों को भी नेक्स्ट परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही निजी कॉलेजों की MBBS और PG कोर्सेज में 50% सीटों पर फीस के नियंत्रण का भी प्रावधान किया गया है। For every institution in this country now, including AIIMS, you have to appear for one exam now. And with that one exam's merit all over the country, with a well-established, successfully, most transparent manner, counseling at state level and counseling at central level, thousands of students have got their dream realized and they have entered into the medical colleges of their choice as per the place they deserve according to their merit. इससे पहले लोकसभा में बांधों की सुरक्षा से जुड़ा बिल पेश किया गया। बिल पेश करने का कांग्रेस, TMC और BJD ने विरोध किया और इसे राज्यों से जुड़ा मामला बताया। बांध सुरक्षा विधेयक 2019 में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव है। ये समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति विकसित करेगी। देश की सरकार क्योंकि बांधों की सुरक्षा का एक कॉमन प्रोटोकॉल देश भर में बने, आप माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि कंट्रोल लेना चाहते हैं। इसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए कंट्रोल को किसी भी तरह से स्टेट के अधिकार से बाहर निकालने का उपबंध हमने नहीं किया। इससे पहले सोमवार सुबह उच्च सदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री S. जयपाल रेड्डी के निधन पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि संसद के मौजूदा सत्र को 7 अगस्त तक बढ़ाया गया है, जिससे लंबित विधायी कामकाज को इसी सत्र के दौरान अधिक से अधिक निपटाया जा सके। अनुज यादव, विक्रमजीत सिंह और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। कई बार पुराने पड़ चुके कानूनों के चक्कर में आम लोगों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की मुश्किलों को कम करने के लिए इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आज लोकसभा से द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग 2019 विधेयक पर चर्चा हुई और ये विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पारित हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील करते हुए कहा कि अब तक 1428 पुराने और बेकार पड़ चुके कानूनों को खत्म किया जा चुका है। इस विधेयक के जरिए 58 और कानून खत्म या संशोधित किए जाएंगे। ये जो रिपीलिंग बिल है सर, इसके माध्यम से हम 58 कानूनों को रिपील कर रहे हैं सर। पूर्व में मोदी जी की सरकार आने के बाद अब तक हम 1428 पुराने कानूनों को रिपील कर चुके हैं सर और आज 58 कर रहे हैं। 229 राज्य के कानूनों का भी रिकमेंडेशन किया है, जिसमें 75 हो चुका है सर। 5-6 वर्षों में ही, 5.5 वर्षों में 1428 अब तक कर दिया है, 58 आज कर रहे हैं। ये सभी कानून अधिकांश अंग्रेजों के समय के हैं सर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सुझाव देने की समय सीमा 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक शिक्षा नीति के मसौदे पर 1 लाख से अधिक सुझाव आ चुके हैं और लोग अब 15 अगस्त तक इस पर सुझाव दे सकेंगे। निशंक आज नई दिल्ली में नए भारत के लिए नई शिक्षा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर देश में सकारात्मक सोच है और इस नीति को तैयार करते वक्त सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। ये विश्वगुरु भारत है, उस विश्वगुरु भारत में जो थोड़ा सा कहीं जंक लगा हुआ है उसको हटाना है। सब कुछ हमारे पास है, ये नवोदित रूप में सामने लाना है। उसको नए परिभाषाओं के साथ, नई ताकत के साथ, नए विचारों, नवोन्मेष के साथ, नवाचार के साथ, नई उड़ान के साथ फिर धरती पर खड़े होकर आसमान को छूना है। वो है ये शिक्षा नीति। ये देश के निर्माण का विषय है और इसलिए सारे लोगों ने चारों तरफ पूरे देश के अंदर इस शिक्षा नीति को लेकर के बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है। लगभग 1 लाख से भी अधिक सुझाव आ गए। संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि अब सैलानी देश के 10 स्मारकों को सूर्यास्त के बाद भी देख सकेंगे। अब तक इन स्मारकों को देखने का तय समय सूर्योदय से पहले सूर्यास्त तक था। 10 स्मारकों पर प्रयोग के तौर पर लागू हुए इस फैसले के तहत लोग रात 9 बजे तक इन स्मारकों पर जा सकेंगे। प्रयोग सफल होने पर
अन्य विरासत और पुरातत्व स्थलों पर भी इसे लागू किया जाएगा। जिन जगहों के लिए ये फैसला लागू हुआ है उसमें दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा और सफदरजंग का मकबरा भी शामिल है। सूर्योदय से रात के 9 बजे तक इन 10 स्थानों को खोला जाए। उसमें जो हमारे दिल्ली के जो नाम हैं, सफदरजंग का मकबरा और हुमायूं मकबरा, बाकी राजा रानी मंदिर परिसर भुवनेश्वर है, दूल्हादेव मंदिर खजुराहो में जो संकुल है उसमें दूल्हादेव मंदिर है, शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र हरियाणा का है, बागदीप पडक्कल स्मारक समूह कर्नाटक में बागलकोट, गोल गुंबज विजयपुरा कर्नाटक 2 वहाँ से हैं, मंदिर समूह मारकंडा चमुर्सी गढ़चिरौली महाराष्ट्र, मान महल बेतसारा वाराणसी और रानी की वाव पाटन गुजरात। इन 10 को रात को 9 बजे तक ये मॉन्यूमेंट सब खुले रहेंगे। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो बाकी जो डिमांड्स हैं उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और खबर उत्तर प्रदेश से। उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पीड़िता के जेल में बंद चाचा की ओर से मिली तहरीर के आधार पर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। यूपी पुलिस ने कहा है कि वो इस मामले में हर संभव कार्रवाई करेगी। उन्नाव रेप केस में पीड़िता और उसके परिवार के साथ हुए सड़क हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई महेश सिंह सेंगर के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता के चाचा की ओर से मिली तहरीर के आधार पर यह रिपोर्ट दर्ज की गई है। दरअसल पीड़िता ने बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और मालिक की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। रेप पीड़िता को 10 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए मिले हैं। कार में जगह नहीं होने के कारण वो साथ में नहीं थे। पुलिस की सफाई है कि पुलिसकर्मियों को वाहन केवल तब मिलता है जब वो Z कैटेगरी से ऊपर की सुरक्षा कवर का हिस्सा हो। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के इलाज का खर्चा प्रशासन उठा रहा है। दुर्घटना को रिक्रिएट किया जा रहा है और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। एक एफआईआर हुई है जो कि ऑलरेडी आप लोग संसूचित हो गए हैं, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। जो एफआईआर दी गई थी उस बेसिस पर, और इसमें जो कार्रवाई अग्रेतर कार्रवाई है वो होगी। ऑलरेडी इसमें डीजीपी महोदय द्वारा भी और एडीजी लखनऊ द्वारा भी बहुत विस्तार से प्रेस ब्रीफिंग की जा चुकी। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने उन्नाव रेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़िता को हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यदि पीड़िता की मां या उसके कोई भी रिश्तेदार अगर सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग इसको सहर्ष सीबीआई को हैंडओवर कर सकते हैं। यदि कोई निवेदन या कोई अनुरोध उनकी तरफ से आता है तो राज्य सरकार इसमें एकदम निष्पक्ष कार्रवाई चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार उन्नाव रेप पीड़िता और उनके परिवार के साथ हुए सड़क हादसे पर हर संभव कार्रवाई करेगी और ये कार्रवाई पारदर्शी होगी। एक दफे जो जांच कर रहे हैं वो आ जाने दें, उसके बाद जो होएगा सरकार उसके हिसाब से, और सरकार पारदर्शिता से काम करती है योगी जी की सरकार, तो जो भी आवश्यकता होगी वो करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुए एक हादसे में उन्नाव रेप मामले की पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसमें उनके रिश्तेदार समेत 2 लोगों की मौत भी हुई है। गंभीर तौर पर घायल पीड़िता और उनके वकील का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अन्य खबरों में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज उर्वरक क्षेत्र पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया और ग्रीन अवार्ड प्रदान किए। इस दौरान इंडो गल्फ जमशेदपुर को बेस्ट प्लांट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का फोकस सतत विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण पर खास तौर से है।
अभी मेरा एक नया जोर रहेगा आने वाले दिनों में, वो इतना ही है कि हमारे सैंक्शन लेटर्स जो होते हैं, परसों एक महीने देखा 30-40 पेज का होता है, 100-200 कंडीशंस होते हैं। कोई पढ़ता है कि नहीं मुझे पता नहीं, देने वाले भी पढ़ते नहीं होंगे, लेने वाला तो पढ़ेगा ही नहीं, उसको तो परमिशन मिल गई, काय को पढ़ेगा। मैं अलग करने वाला हूं, 1 पेज का परमिशन लेटर, सैंक्शन, केवल 10 मैक्सिमम कंडीशंस, लेकिन 100% इंप्लीमेंटेशन। ये इस तरह से हम जाने वाले हैं, क्योंकि तब उसका नेट रिजल्ट सही आएगा। पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन की यात्रा पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अपने समकक्ष राष्ट्रपति पैट्रिस तलौ से द्विपक्षीय बातचीत की और पारस्परिक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के बाद दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की मौजूदगी में भारत और बेनिन ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सहयोग के इन क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। बाद में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बेनिन को $100 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की। राष्ट्रपति ने बेनिन के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया। इससे पहले 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में बेनिन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कोटोनू में औपचारिक स्वागत किया गया। बेनिन द्वारा भारत को दिए गए विशेष सम्मान के तहत राष्ट्रपति कोविंद वहां नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। कोटोनू में उनके सम्मान में 30 जुलाई को आयोजित भोज के दौरान राष्ट्रपति बेनिन में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ख्याति और लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नई ऊंचाइयों पर है। इसका ताजा उदाहरण दिख रहा है इजराइल में, जहां 17 सितंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। लिक्विड पार्टी ने मतदाताओं को रिझाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी तस्वीरों वाले बैनर लगाए हैं। इस प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की नेतन्याहू की तस्वीरें प्रमुखता से दिख रही हैं। और अंत में खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम आज रात वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने वाली है। इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। ये दौरा T20 सीरीज से शुरू होगा, जिसके पहले 2 मैच फ्लोरिडा में 3 और 4 अगस्त को खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के क्रिकेट सेंटर में कप्तान विराट कोहली मीडिया से मुखातिब हुए और पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक है और टीम में किसी भी तरह के मतभेद नहीं है। जी हाँ, तो टीम इंडिया को शुभकामनाओं के साथ न्यूज नाइट में भी आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक